नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट के व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि तेज इंस्टीट्यूट यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कराने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कराने हेतु या विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने हेतु यूजीसी नेट जेआरएफ एवं सीयूईटी यूजी पीजी एवं विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीएचडी की एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कराने हेतु प्रतिबद्ध संस्था है। अगर आप इन तमाम तैयारियों में लगे हुए हैं या इन तमाम तैयारियों को मुकम्मल अंजाम देना चाहते हैं तो आप तेज इंस्टीट्यूट से जुड़ करके अपनी तैयारी को मुकम्मल अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि आपने तेज इंस्टीट्यूट के व्याख्यान को देख रहे होंगे या व्याख्यान को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि तेज इंस्टीट्यूट निरंतर व्याख्यान आयोजित कर रहा है। इस व्याख्यान श्रृंखला का अगर मैं कहूं तो ये 9वां व्याख्यान है। 4 व्याख्यान एक साहित्यिक की डायरी में संकलित पहला निबंध या पहला लेख कला के 3 छंद से पे आधारित है। तो मुक्तिबोध पर 4 लेक्चर हमने तैयार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा पर बात करने की से पूर्व उनकी भूमिका के संदर्भ में 4 वीडियो तैयार किया है। आज हम लोग राम की शक्ति पूजा स्टार्ट कर रहे हैं और राम की शक्ति पूजा स्टार्ट करने का मतलब शक्ति की पूजा करना। आज आप जानते हैं विश्वकर्मा पूजा भी है। विश्वकर्मा पूजा के दिन राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ करते हैं। राम की शक्ति पूजा विश्वकर्मा पूजा के दिन लोहे की पूजा की जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है। लोहा एक शक्ति का प्रतीक है, ठीक है, या कठोरता का प्रतीक है, तो अस्त्र का प्रतीक है, ठीक है। हमारे जीवन को सुगम बनाने के अनेक साधनों का उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं की पूजा के संदर्भ में विश्वकर्मा पूजा की जाती है, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, या जो भी लोहे से जुड़े हुए अस्त्र हो या लोहे से जुड़े हुए अस्त्र हो, साधन हो, वस्तु हो, जो भी हो। बहरहाल आज हम लोग राम की शक्ति पूजा स्टार्ट करते हैं। राम की शक्ति पूजा स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपको उनके निराला ने जो युद्ध वर्णन किया, अंतिम दिन के युद्ध का जो वर्णन किया है, उस युद्ध का मैं आपके सामने दृश्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह सबसे पहले मैं उस कविता के 18 पंक्तियों में जिस युद्ध का वर्णन किया गया है वह आपके सामने रखना चाहता हूं। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, उसके बाद हम लोग बोर्ड पर भी उसका अनुसरण करेंगे, बोर्ड पर भी देखेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो निराला कहते हैं, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। फिर कहते हैं, आज का तीक्ष्ण सर्व, विधृत क्षिप्र कर, वेग प्रखर, सतसेल संवरण शील, नील नव गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद, कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध, कपि विषम हु, विक्षुत वहनी, राजीव नयन, हत्य लक्ष्य बाण, लोहित लोचन, रावण मदमोचन, महियान, राघव लाघव, रावण वारण, गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति, मर्दित कपिदल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्व जीत
विश्वजित दिव्य सरभंग भाव, विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गय नल, वारित सौमित्र भलपति अगणित मलरोध, गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उद्गृत वही भीम पर्वत कपि चतु प्रहर, जान के भीरु उर आशा भर रावण संवर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस कविता के युद्ध वर्णन जो 18 पंक्तियों में किया गया है उसको आपने गंभीरता से सुना होगा। अब हम लोग इस कविता को स्टार्ट करते हैं। राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कविता को। पहले मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि एक एक चीज को आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप उसे गंभीर से अच्छाई तरह से समझे। समय की आप परवाह मत कीजिए कि समय कितना लग रहा है, सीखने की कोशिश कीजिए क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप कविताओं को खोलना नहीं जानेंगे, तब तक आप उसके मर्म को नहीं जान सकते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, देखिए रवि हुआ अस्त, रवि हुआ अस्त, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर, पर अमर, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, अमर, रह गया, रह गया राम रावण, राम रावण का, रह गया राम रावण का अपराजय समय, रह गया राम रावण का अपराजय समर। अब देखिए ये जो दो पंक्तियां हैं जो हमने रखा है इसकी हम व्याख्या करते हैं। यहां रवि हुआ अस्त, इस पर जोर देना है। ये रवि हुआ अस्त, रवि हुआ अस्त, रवि हुआ अस्त का यहां पर चार अर्थ है, चार अर्थ है। एक तो निराशा के अर्थ में, निराशा का अर्थ, निराशा के संदर्भ में, एक तो निराशा के संदर्भ में, दूसरा रवि का अस्त होना युद्ध के संदर्भ में, युद्ध
के नियम के संदर्भ में दूसरा युद्ध के नियम के संदर्भ में, और तीसरा आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए तीसरा इसका जो है, एक है युग के संदर्भ में, युग के संदर्भ में, युग के संदर्भ में, और एक मिनट, युग के संदर्भ में, और चौथा इसका अर्थ है व्यक्तित्व के संदर्भ में, व्यक्तित्व के संदर्भ में। व्यक्तित्व के संदर्भ में। तो इस रवि का अस्त होना 4 अर्थ हमारे सामने उपस्थित करता है। ये 4 अर्थ, रवि का अस्त होना हमारे सामने 4 अर्थ उपस्थित करता है। एक निराशा के संदर्भ में, आप जानते हैं कि रवि का अस्त होना हमारे दैनिक क्रियाओं के सक्रियता का अंत होना है, दैनिक काम क्रियाओं के सक्रियता का अंत होना है, और हमें उस अंधकार से मुकाबला करना है जिस अंधकार में हमारी सारी गतिविधियां स्थगित हो जाती है या शिथिल हो जाती है। तो रवि का अस्त होना मतलब जो दिन है वो ढल चुका है, वो अस्त हो गया है, अब जो है अंधकार है, हमारे पास रात है और रात हमें गुजारनी है। तो रवि का अर्थ हुआ यहाँ पर एक निराशा के संदर्भ में कि दिन की जो खुशियां थी या दिन के जो क्रियाकलाप से जो खुशियां हम लोगों ने अर्जित की थी उसका अब अंत हो रहा है। तो एक तो निराशा के संदर्भ में, युग के संदर्भ में, आप जानते हैं कि निराशा के संदर्भ में, तो एक आप जानते हैं युग के संदर्भ में, मैंने कहा कि युग के संदर्भ में एक अर्थ है निराला का, युग के संदर्भ में। तो युग के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो इसको आप ऐसे देखिए, युग के संदर्भ में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि युग के संदर्भ में निराला का जो युग था वो साहित्यिक युग था। साहित्यिक युग अगर मैं कह रहा हूं तो बहुत गंभीर से कह रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, यहां पर मैं लिखता हूं थोड़ा सा, ठीक है, युग के संदर्भ में, ठीक है, युग के संदर्भ में एक तो साहित्यिक आंदोलनों का युग था, तो एक तो युग के संदर्भ में रवि हुआ अस्त का साहित्यिक आंदोलनों का युग था। इसी दौर में आप देखेंगे द्विवेदी युग अपने चरम उत्कर्ष पर थे। भाषा और व्याकरण के नियमों को केंद्र में रख करके, राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रख के, इतिवृत्तात्मकता को लेकर के, छायावाद आंदोलन का युग, छायावाद एक स्वच्छंदतावादी आंदोलन था, छायावाद आंदोलन एक स्वच्छंदतावादी आंदोलन था। उसके बाद आप देखेंगे प्रगतिवादी आंदोलन का दौर था, प्रगतिवादी आंदोलन का दौर था। उसके बाद आप देखेंगे प्रयोगवादी आंदोलन का दौर था, प्रयोगवादी आंदोलन का दौर था। तो एक तरफ तो निराला का जो युग था वो साहित्यिक आंदोलनों का युग था। इसी के साथ आप देखेंगे कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई थी। प्रगतिशील
संगठन का लेखक संघ का स्थापना, संघ की स्थापना स्थापना हो चुकी थी, स्थापना हो चुकी थी। एक तो आपको निराला का जो युग है वो साहित्यिक आंदोलनों का युग दिखेगा, जहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का विशेष प्रभाव द्विवेदी युग में दिखाई पड़ेगा। छायावादी एक आंदोलन था, स्वच्छंदतावादी आंदोलन था, तो वह आपको दिखाई देगा। प्रगतिवादी आंदोलन में जनतांत्रिक मूल्यों को और और लोकतंत्र से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को उठा करके लेकर हमारे सामने आ रहे थे। प्रयोगवादी कवियों ने नए प्रयोग किए, अनेक पुराने प्रतीकों को खत्म कर दिया था। और आप देखेंगे 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद। और प्रेमचंद ने यहीं पर कहा था कि साहित्य सौंदर्य की कसौटी बदलनी पड़ेगी, सौंदर्य की कसौटी बदलनी पड़ेगी, कसौटी बदलनी पड़ेगी, सौंदर्य की कसौटी बदलनी पड़ेगी, सौंदर्य की कसौटी बदलनी पड़ेगी। तो आप एक तरफ तो ये देख रहे हैं कि निराला का जो युग था, युग के संदर्भ में रवि हुआ अस्त का एक तो साहित्यिक आंदोलनों का युग, दूसरा ठीक है, दूसरा एक यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दूसरा जो था आपका दूसरा था, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का युग, स्वतंत्रता आंदोलन का युग। आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन हो चुका था देश में, खिलाफत आंदोलन हो चुका था। आप देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन का युग था निराला के समय में, और निराला के समय में स्वतंत्रता आंदोलन का जो युग था इसमें आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन हो चुका था। और खिलाफत आंदोलन हो चुका था, ये 1919 के आसपास, 1919 के आसपास। आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको देखने को मिलेगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 1919 में हो चुका था, 1919 में हो चुका था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको 1919 में दिखाई पड़ेगा कि हो चुका था। आप उसके बाद देखेंगे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन भी आप देखेंगे कि हो चुका था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपको दिखाई पड़ेगा कि ये हो चुका था, ठीक है। आप इसी में देखेंगे, ये तीसरा हो गया। चौथा देखेंगे आप कि इसके साथ ही आप देखेंगे असहयोग आंदोलन हो चुका था, उसके बाद आप देखेंगे गोलमेज सम्मेलन हो चुका था, गोलमेज सम्मेलन हो चुका था, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 1930-31 के आसपास।
1930-31 के आसपास। तो एक तो निराला का जो युग संदर्भ है, तो एक तो इस युग इस तरह से हमें समझना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके साथ ही आप मैंने कहा कि निराला के यहाँ पर रवि हुआ अस्त का चार अर्थ है। एक तो निराशा के संदर्भ में, जैसा कि हमने कहा कि दैनिक दिनचर्याओं का जब अंत होता है तो हमें रात का सामना करना पड़ता है, और रात एक निराशा का प्रतीक है। और तो एक तो निराशा के संदर्भ में। युग के संदर्भ में हमने देख लिया कि स्वतंत्रता आंदोलन का युग था, जिसमें खिलाफत आंदोलन 1919 में हो चुका था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने प्रत्येक भारत के संवेदनशील व्यक्तियों के हृदय को दहला दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन 1920 में हो चुका था, गोलमेज सम्मेलन हो चुका था। तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा कि युग के संदर्भ में भी इस कविता का अर्थ है। फिर हमने कहा कि युद्ध के संदर्भ में क्या होता है। युद्ध के संदर्भ में मैंने कहा कि युद्ध के संदर्भ में क्या होता है। युद्ध के संदर्भ में भूमि में एक नियम निर्धारित किया जाता है। एक नियम निर्धारित किया जाता है। निर्धारित किया जाता है कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, या रवि के अस्त हो जाने के बाद युद्ध नहीं होगा। तो आप एक अर्थ तो ये देखेंगे, और चौथा अर्थ हमने कहा था कि व्यक्तित्व के संदर्भ में। इस रवि हुआ अस्त का चार अर्थ है यहाँ पर व्यक्तित्व के संदर्भ में। तो व्यक्तित्व के संदर्भ में आप देखेंगे, तो व्यक्तित्व के संदर्भ में आप देखेंगे निराला की पत्नी, निराला की मां की मृत्यु हो चुकी थी। निराला का जीवन निराला की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। निराला की बेटी मर चुकी थी। और उसके बाद आप देखेंगे आर्थिक अभाव था उन्हें। उसके बाद आप देखेंगे कि आर्थिक अभाव था। उसके बाद व्यक्तित्व के संदर्भ में साहित्यिक पहचान नहीं मिल रही थी। साहित्यिक पहचान का अभाव, आलोचकों का सामना कर रहे थे। और समाज का सामना। समाज का सामना कर रहे थे। इस तरह से आप देखेंगे कि इस रवि हुआ अस्त का यहाँ पर चार अर्थ है निराशा के संदर्भ में, क्योंकि अब जो है
दिन ढल रहा है और रात आने वाली है। युग के संदर्भ में मैंने कहा कि साहित्यिक आंदोलनों का युग था, वह द्विवेदी युग अपने चरम उत्कर्ष पर थे। छायावाद का प्रारंभ हो चुका था, प्रगतिवाद का आंदोलन आ चुके थे और प्रयोगवाद आंदोलन ने भी अपना नया प्रयोग करना स्टार्ट किया। फिर हमने कहा स्वतंत्रता आंदोलन के युग, स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में खिलाफत आंदोलन हो चुका था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, 1919 में असहयोग आंदोलन हो चुका था, 1920 में गोलमेज सम्मेलन हो चुका था, 1930-31 में। फिर हमने कहा कि युद्ध के नियम के संदर्भ में, तो युद्ध भूमि में एक ऐसा नियम निर्धारित किया जाता है कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। तो रवि हुआ अस्त का एक अर्थ ये भी है। और तीसरा चौथा मैंने बताया व्यक्तित्व के संदर्भ में। तो निराला की माँ की मृत्यु हो चुकी थी, निराला की पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी, निराला की बेटी मर चुकी थी, आर्थिक अभाव था, साहित्यिक पहचान का अभाव था, आलोचकों के विरोध का सामना कर रहे थे वे, और फिर आप देखेंगे समाज का भी वे सामना कर रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निराला अपने कई स्तर पर सामना कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि ज्योति के पत्र पर यह जो लिखा अमर, यह जो युद्ध लिखा गया था, ज्योति मतलब प्रकाश के पत्र पर, प्रकाश के पत्र पर या उजाला के पत्र पर। अमर मतलब लिखा अमर मतलब जो मर नहीं सकता, अमर मतलब मर नहीं सकता, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, वह युद्ध। तो रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, कि रवि का अस्त हो चुका है, प्रकाश के पत्र पर एक युद्ध का अमर गाथा लिखी जा चुकी है। रह गया राम रावण, दूसरे पंक्ति में निराला राम रावण, आप देखेंगे यहाँ पर हाइफन का प्रयोग है, यहाँ पर आप देखेंगे विराम चिन्ह में एक कोलम आता है, कोलम का प्रयोग है। तो आप देखेंगे रह गया राम रावण, ये जो युद्ध था किसके बीच में था? तो राम रावण के बीच में था। अपराजय समर, और ये जो था अपराजय मतलब जो पराजित नहीं होता, पराजित नहीं होता, जो पराजित नहीं होता, अपराजय। समर मतलब युद्ध, युद्ध भूमि, मतलब ऐसा। यहाँ पर निराला कह रहे हैं कि रह गया राम रावण का अपराजय समर, मतलब राम रावण का जो युद्ध था वह ऐसा अपराजय समर था जिसका अंत नहीं था, मतलब जिसका अंत नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब राम और रावण के बीच ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो पराजित नहीं हुई, मतलब जिस लड़ाई का निर्णय निश्चित नहीं हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे जिस लड़ाई का निर्णय निश्चित नहीं हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि वह जो है वह आपको एक मिनट, उसके बाद देखेंगे कि वह लड़ाई निश्चित नहीं हुई। अमर मतलब युद्ध भूमि में यह जो राम रावण का जो अपराजय समर था, राम रावण का जो अनिर्णित लड़ाई थी या अनिर्णित युद्ध था, उसका निर्णय नहीं हो चुका। तो हमने दोस्तों आज राम की शक्ति पूजा को स्टार्ट किया, और आप जानते हैं कि राम की शक्ति पूजा एक कठिन कविता है। निराला के इस दो पंक्तियों में से आप सीख सकते हैं कि निराला अपने कविताओं को लेकर कितने सजग थे और इस कविता का कितना महत्व है। आप हाइफन का प्रयोग इस कविता में अत्यधिक देखेंगे, बार बार देखेंगे। 18 पंक्तियों में जो युद्ध वर्णन किया गया है, निराला ने अनेक जगहों पर हाइफन का प्रयोग किया है। हम फिर इसकी और आगे व्याख्या करेंगे कल के व्याख्यान में। आज के व्याख्यान का हम यहीं पर अंत करते हैं। हम जानते हैं कि यह जो व्याख्यान है
यह व्याख्यान श्रृंखला लंबी होगी, एक एक चीज़ों को देखना है हमें, सीखना है हमें। और इस कविता पर जब कभी बात होगी तो आप इतने परिपक्व हो जाएंगे कि आपको किसी दूसरे से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप इसके अनेक व्याख्या कर सकते हैं, आप इसके मर्म को समझ सकते हैं। तो हम आज के इस संवाद का अंत यहीं पर करते हैं। निराला के राम की शक्ति पूजा में हम थोड़ा सा एक बात और आपको रिकॉल करा देते हैं। हमने कहा कि राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। उसकी पहली पंक्तियां है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पथ पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। तो यहाँ पर रवि हुआ अस्त का 4 अर्थ है। एक निराशा के संदर्भ में, क्योंकि दिन ढल चुका है और दिन ढल चुका है, रात का हमें सामना करना है, हम सभी को सामना करना है। रात एक निराशा का प्रतीक है। रात हमारे जीवन में, हमारे दैनिक कार्यकलापों की क्रियाओं को स्थगित कर देता है। फिर हमने कहा कि युग के संदर्भ में हमने 2 अर्थ बताया कि एक तो साहित्यिक आंदोलनों का युग था, जिसमें हम देख रहे थे द्विवेदी युग अपने चरम उत्कर्ष पर थे। फिर हमने कहा कि छायावाद युग का जो स्वच्छंदतावादी आंदोलनों से प्रेरित था, विदेश के स्वच्छंदतावादी आंदोलनों से भी प्रभावित था, उसका प्रारंभ हो चुका था। फिर आप देखेंगे प्रगतिवादी कविता जो जनतांत्रिक मूल्यों को केंद्र में रख करके बार बार लिखी जा रही थी। उसके बाद आप देखेंगे कि हमने बताया आपको कि प्रयोगवादी कवियों ने नए प्रयोग करने प्रारंभ कर चुके थे। फिर हमने युग के संदर्भ में दूसरा अर्थ बताया, स्वतंत्रता आंदोलनों का युग था, तो जिसमें आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन 1919 में हो चुका था। फिर आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो निर्मम हत्याकांड थी वो भी हो चुका था। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हो चुका था। गोलमेज सम्मेलन 1930 और 31 के आसपास हो चुका था। तो ये हमने युग के संदर्भ में फिर कहा। फिर हमने कहा युद्ध के नियम के संदर्भ में, तो युद्ध भूमि में एक नियम को निर्धारित किया जाता है कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। फिर हमने कहा कि व्यक्तित्व के संदर्भ में भी रवि हुआ अस्त का अर्थ है। तो निराला की माँ की मृत्यु हो जाती है, निराला की पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है कम उम्र में, निराला की बेटी भी मर जाती है। आर्थिक अभाव का निराला बार बार सामना करते हैं, साहित्यिक पहचान का अभाव होता है। फिर हमने कहा आलोचकों के विरोध का सामना करना पड़ता है, सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता है। फिर हमने कहा ज्योति के पथ पर, रवि हुआ अस्त ज्योति के पथ पर, ज्योति का अर्थ प्रकाश है, तो प्रकाश के पथ पर लिखा अमर। अमर मतलब जो मर नहीं सकता, मतलब ऐसा युद्ध लिखा गया है, प्रकाश के पत्र पर ऐसा युद्ध लिखा गया है जो मिट नहीं सकता, जो खत्म नहीं हो सकता। रह गया मतलब किसका रह गया, तो राम रावण का युद्ध किसका लिखा गया है, तो राम रावण का युद्ध लिखा गया है। का अपराजय समर, राम रावण दोनों इतने सिद्धस्त और इतने बड़े लड़ाकू थे, इतने सिद्धस्त और इतने बड़े योद्धा थे, जिनका निर्णय नहीं हो गया या अपराजय रह गया, मतलब जो पराजित नहीं होता, ना राम पराजित हुआ ना रावण पराजित हुआ। और समर युद्ध भूमि में राम रावण का जो युद्ध था वह ज्योति के पथ पर लिखा चला गया, जो अमर गाथा है और जिसका निर्णय आज तक नहीं हो सका। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर हम अगले व्याख्यान में इस कविता के मर्म को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको तेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित यह व्याख्यान श्रृंखला पसंद आ रही होगी। नमस्कार।